कैसे हैं? एक बार सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे उत्तीर्ण गुरुकुल चैनल के अंदर। और सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे ये मैं आशा करता हूं। सभी बच्चे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने इंजॉयबल समय को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि अभी आज 1 अप्रैल हो चुका है तो बच्चे स्कूल भी ओपन हो चुके होंगे। सभी बच्चों के पहली क्लासेस भी सभी की स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो आप स्कूल गए होंगे, सभी ने एंजॉय किया होगा, यही मुझे उम्मीद है आप सभी से। और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप जानते हैं, और जो बच्चे नए हैं इंट्रोडक्शन में उनको कर देता हूँ अपना। मैं साइंस टीचर आप सभी का, उत्तीर्ण गुरुकुल जो हमारा चैनल है उसके ऊपर मैं साइंस फैकल्टी हूँ। और अभी हम लोग जो मतलब कवर कर रहे हैं चैप्टर को, वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चल रहा था। इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम लोग कर रहे हैं। एनसीईआरटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक के पीछे का जो एनसीईआरटी वाला जो पार्ट होता है, सॉल्यूशन एक्सरसाइज होती है, वो मैं करा रहा हूँ। एक वीडियो आ चुका है आपका जिसमें मैंने 5 क्वेश्चंस तक कवर किए थे। अब आज एक नया वीडियो हम स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग 6 से लेकर 10 क्वेश्चंस तक कवर करेंगे बेटा। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं। सबसे पहले आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा है बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आपको ये नीचे दी हुई कुछ केमिकल इक्वेशंस है, इनको बैलेंस करना होगा। तो बैलेंसिंग का जो बेस है बेटा वो मैं दे चुका हूं आप लोगों को, एक प्रॉपरली वीडियो बना चुका हूं कि कैसे किसी भी एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है, किसी भी मतलब आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी जाके उसे देख सकते हैं। अभी आप अपनी बोर्ड पे फोकस करिएगा। हाँ, एक और विशेष बात है, आप सभी बच्चे नोटबुक और एक पेन लेकर बैठेंगे जिससे कि आप ये समझ पाएं कि किस तरीके से रिएक्शंस को बैलेंस किया जा सकता है और क्या उसके पीछे बेसिक रहता है। ठीक है बेटा, क्या कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। सबसे पहले देखिए, आपको मैंने एक बहुत ही हिट एंड ट्रायल मेथड जिसे हम कहते हैं, वही मुझे भी वही ठीक लगता है, इसमें आप सही से कर सकते हैं चीजें। सबसे पहला स्टेप आपको मैंने बोला हुआ है कि आप गिनिए कि इसमें कितने एटम है बेटा। तो देखो 3 और एक 4 और एक 5, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसमें 5 एटम्स है। ठीक है, कैल्शियम 1 हो गया और 2 ये हैं, तो 2 और एक 3 और 2 3 2 5। इसमें भी कितने एटम बेटा? 5 एटम इसमें है। कैल्शियम है, इसमें 1 है और 3 2 6 यहाँ पर है और 2 ये है आपके पास और +1 ये है, तो 6 7 8 और 1 9, मतलब इसमें बेटा 9 नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, 9 एटम है। यहाँ पे 2 और एक 3 एटम्स हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा एटम होते हैं सबसे पहले हम लोग उसी की तरफ जाते हैं। हमने देखा कि इसमें 9 नंबर ऑफ एटम्स है, तो हमें इसको इक्वल करना होगा। और हम यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ 5 और 5 10 एलिमेंट है। कितने मतलब 10 10 और 9 10 11 12, यानी यहाँ दे रखा 12 बेटा, विच इज नॉट इक्वल टू, जो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो हम बैलेंस करना होगा इसको। सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करेंगे आप, इसको देखिए आप, कैल्शियम कितने बेटा? 1। यहाँ कितने कैल्शियम है? 1, कोई दिक्कत नहीं। NO3, यानी ये जो आपको NO3 दिया हुआ है, ये कितने हैं? ये 2 हैं सर यहाँ पे। लेकिन सर NO3 यहाँ देखिएगा आप, यहाँ तो 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा देते हैं। इसका मतलब अब हम इसको छेड़ेंगे नहीं और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा? 1। यानी यहाँ पर ये इसमें ये प्रोसेस होता है। जैसे आपने जहाँ पर इसको देखा, आपने देखा कि 9 नंबर ऑफ एटम थे, सबसे ज्यादा इसी में थे। तो आप क्या करेंगे, अब उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे कैल्शियम में और इन सब एलिमेंटों की बात करें तो सबके एटम्स बराबर हैं। और इधर जो भी चीजें उनसे बेस से आप मिला लीजिए, तो सबके बराबर बैठ रहे हैं, इक्वल बैठ रहे हैं। तो आप जब इसके अंदर देखेंगे कि बराबर हो चुके हैं तो आप इसके सामने 1 लगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला कॉन्सेप्ट है, ये ठीक है अपनी जगह ठीक हो गया। अब हम आते हैं H2O की तरफ। देखो 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हमारे पास में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है सर? नहीं है। देखिए 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब 4 हाइड्रोजन है इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, लेकिन यहाँ नहीं है। तो 4 करने के लिए क्या कर सकता हूँ बेटा? मैं 2 का इंटू कर सकता हूँ, तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है सर, हाइड्रोजन बराबर हो चुके हैं, लेकिन क्या ऑक्सीजन बराबर है? देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ है। 6 और 2 कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन होने चाहिए हमारे पास। देखो चेक करो 8 ऑक्सीजन है क्या? तो देखो 3 2 6 और 2 ये रहे, तो 6 2 कितने होते हैं? 8। इसका मतलब योर फर्स्ट इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। ठीक है, पहली इक्वेशन आपकी क्या हो चुकी है बेटा? बैलेंस हो चुकी है, इसमें कोई डाउट या दिक्कत नहीं होगी। अगली इक्वेशन में आ जाइए हम लोग। ठीक है, अगली इक्वेशन चेक करते हैं। देखिए वही काम करेंगे जो हमने अभी बताया आपको, कि हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे सामने जो दिए हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनमें एटम्स कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जो कंपाउंड्स हैं, देखो 1 2 और 3, यानी इसमें कितने एटम है बेटा? 3 एटम। यहाँ कितने हैं? देखो 4 और एक 5 और 6 7, तो 7 एटम्स इसमें है बेटा। ठीक है, इसमें चेक करेंगे हम लोग कितने हैं? 2 सोडियम है, 2 और एक 3 और 4 कितना हो गया? 7 है। ठीक है, 7 नंबर ऑफ एटम इसमें हो गए और 2 और एक 3 यानी 3 एटम इसमें हो गए। सबसे ज्यादा एटम किसमें हमें मिले? तो देखो दोनों में बैलेंस्ड है, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी। आप जिससे चाहे उससे शुरू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम लोग सबसे पहले शुरू कर देते हैं किससे? Na वाले से। देखिए सोडियम कितने आपके पास? 2। यहाँ चेक करेंगे हम सोडियम कितने हमारे पास? 1 सर। तो यहाँ सबसे पहला काम है आपका कि आप इसको 2 बनाइए। 2 सोडियम यहाँ हो चुके हैं, 2 सोडियम यहाँ हो चुके, कोई दिक्कत
नहीं है। SO4 कितने हैं, एक SO4 है, यहाँ पर भी एक SO4 है सर, तो इसका मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या कर देते हैं इसके आगे लिख देंगे 1, यानी जहाँ हमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं करनी होती है वहाँ पर हम क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम फर्दर चलते हैं अगली तरफ। हाइड्रोजन कितनी है, 2 हाइड्रोजन है। क्या यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है सर, लेकिन नहीं सर ऐसा नहीं, यहाँ 2 है ये और 2 देखो यहाँ इंटू करने के बाद ये हो गए, तो मतलब हम यहाँ पे 2 का इंटू कर देते हैं, जिससे कि 4 यहाँ हो जाएंगे और 4 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, देखो 2 ये रहे और 4 ये रहे, 4 और 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, तो देखो क्या 6 यहाँ पर हैं, तो देखो 4 ये रहे और 2 ये रहे, इसका मतलब हम लोग बैलेंस कर चुके हैं इक्वेशन को, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। क्या बना इसका प्रोसेस, इसके लिए बना 2, इसका यहाँ पर आएगा 1 2 1 1 2, ठीक है। मैं यहाँ इसको इस ब्रैकेट में लिखता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 1 2 2, ठीक है, ये इसका आया है। और अगले का कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 2 1 1 2 2 1 1 2, ठीक है, ये आ गया। अगले भी रिएक्शंस पे आ जाते हैं, अगली रिएक्शन चेक करेंगे बेटा, ठीक है। आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, पहले सब आप मुझे ये बताइए कि कहीं कहीं मस्ती तो नहीं चल रही है। बेटा पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अभी समय जो चल रहा है ये आप कवर कर सकते हैं। पता आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आप आने वाले, देखिए कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे वो सोचते हैं कि जब पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, तब पेपर आएगा तभी पढ़ेंगे, और तब उनके ऊपर सिर पर वो बर्डन आ जाता है कि जब वो शायद वो चीज़ नहीं कर पाते जो उन्हें वो पूरी साल थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ सकते थे। आपकी माइंड की भी तो एक कैपेसिटी ही है जो कि धीरे धीरे चीज़ों को समझ सकता है, ठीक है। एक तरीके से आप कह सकते हैं एक संग अगर किसी मशीन पे लोड डाल दिया जाता है तो वो भी आप देखते हैं कि वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। इस केस में मेरी तरफ से यही आपको एक सलाह होगी कि आप जितना हो सके उतना क्या करिए, उतना आप बहुत छोटे छोटे सेक्टर में चीज़ों को डिवाइड करते हुए चलिए और 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चलिए, ठीक है बेटा। क्योंकि जब हम सीढ़ी बाय सीढ़ी, दर बाय दर, एक एक करके चीज़ें करते हुए चढ़ते हुए चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक बहुत आराम से और बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाते हैं, ठीक है। धीरे चलो, समझ रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चलते रहिए निरंतर। ये नहीं कि आप एकदम छलांग मारना चाहें फिर नीचे आ जाएंगे, तो इससे कोई फायदा नहीं, इससे कोई आपका भला नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप देखते हैं, फिर वही काम करेंगे। सोडियम कितना, 1, फिर उसके बाद क्लोरीन कितने, 2, तो 2 एटम सर इसमें, ठीक है। इसमें कितने, 1 2 और 3 ये रहे, तो 3 4 और 1 5, मतलब इसमें कितने एटम बेटा, 5 एटम। इसमें देखो 1 सिल्वर और 1 क्लोरीन, मतलब कि 2 एटम। इसमें कितने बेटा, 1 सोडियम और 1 2 और 3 2 5, इसमें कितने बेटा, 5 एटम, ठीक है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने थे इसमें, समझ रहे हैं आप बात को। तो नंबर ऑफ एटम कितने बेटा, 5 इसमें है, 2 इसमें है। अब देखो इनमें भी फिर वही 5 इसमें 5 इसमें, तो आपके हिसाब से आप जो चाहें इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो आप भी इस तरीके से ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस वाले एलिमेंट को ले लेते हैं, मतलब 5 इसमें, तो इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए सोडियम कितने हैं। सोडियम की बात करें बेटा तो हम लोग इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, अगर हम गौर करें तो देखिए सोडियम हमारे पास में कितने हैं, 1। यहाँ सोडियम कितना है बेटा, 1, कोई दिक्कत नहीं। NO3 कितने हैं, 1। यहाँ कितने NO3 हैं, 1, ये तो सर बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। आते हैं सिल्वर पे, सिल्वर कितना है, 1, सिल्वर कितना है, 1, क्लोरीन कितनी है, 1, क्लोरीन कितनी है, 1। मतलब एक बात आप समझिए, दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। क्या है, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड थी भाई, इसमें कोई मेहनत करने का काम नहीं था, समझ रहे हैं। यहाँ तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये तो वही क्या है, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले रिएक्शन पे, देखिए Ba और Cl, 2 और 1 3, यहाँ कितने एटम है, 3 एटम। यहाँ देखो 4 और 1 5 और 6 7, यानी 7 नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ 6 एटम। यहाँ कितने देखो 2 और 1 3 एटम। तो सबसे ज्यादा एटम, नंबर ऑफ एटम कितने, 7 एटम H2SO4 के अंदर है। तो इसको हम समझते हैं H2SO4 के अंदर 7 एटम। सबसे पहले हम इसी के ऊपर धावा बोलते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा बढ़ चढ़ के आएगा उसी को पहले पकड़ो, ठीक है। आओ देखते हैं 2 हाइड्रोजन, तो चेक करो क्या इधर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। हाँ भाई, अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ 2 हाइड्रोजन नहीं सर, तो यहाँ 2 का इंटू कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा SO4 1 है क्या, हाँ सर उधर SO4 1 है, हाँ सर क्लियर। तो इसका मतलब सर यहाँ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ तो क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अगर अब देखें 7 के बाद 6 वाले पे आइए, Ba कितने, 1, यहाँ कितने बेटा, Ba 1, SO4 कितने थे, 1, तो यहाँ भी कितने थे, 1, तो इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर Ba कितने हैं, 1, Ba कितने हैं, 1, क्लोरीन कितनी है, 2, तो क्लोरीन कितनी है, 2, तो सर यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, मतलब 1 1 1 और 2, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर 1 1 1 और 2। ये आपकी मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करा दिया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा कंप्लीट होता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट हो तो आप देख लीजिए, जो मुझे कमेंट करिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत लग रही है तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूँ बेटा, इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्योंकि हमें आपको 10 क्वेश्चन तक कराना है, तो जल्दी जल्दी आप चीज़ें समझिए, जिससे कि मैं
आपको आगे बढ़ा सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो मैं सीधे बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूं, हेडिंग नहीं उतार रहा हूं, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, मैं सीधे क्वेश्चन को लिखता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ए पार्ट लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है बेटा। क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है बेटा। अब हम एक चीज समझते हैं, सबसे पहले तो देखो आपको ये क्या दे रखी है, मैंने आपको कल बताया था कि ये है आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड इक्वेशन कह सकते हैं ना। क्या दिया है, वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है आपको बेटा। वर्ड इक्वेशन से हम क्या बनाएंगे, वर्ड इक्वेशन से हम बनाएंगे पहले इसको स्केलेटल इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये एक आपका इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, COH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, CO2, और ये आपके सामने बनकर क्या आया, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है, ये बात भी आप जानते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये पानी है, और हम जानते हैं ये तो एक PPT है सर। क्या है ये बेटा, PPT, यानी एक प्रेसिपिटेट है जो कि विच इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, ये आप जानते हैं ना, जो सोल्यूबल नहीं है। अब इसमें करना क्या है हमें, ये कह रहा है बैलेंस करिए इन केमिकल इक्वेशंस को, और कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं आपको, इनको तो बैलेंस कर लेते हैं। वही काम करना जो अभी करते हुए आ रहे थे हम लोग। यहाँ पे डैश बनाएंगे हम लोग, ठीक है, इसके बाद यहाँ बनाएंगे, फिर एक डैश आप यहाँ बनाएंगे, ठीक है, और एक डैश आप यहाँ क्रिएट करेंगे। मेरा काम मैंने आपको बोला वही करिए, ठीक है। फटाफट फटाफट कमेंट में करके दीजिए आप, मुझे इतना समय क्यों लगा रहे हैं यार। क्या है देखिए, कैल्शियम एक, और ये 4 ये हो गए, और एक ये 5, यानी इसमें कितने एटम है, 5 नंबर ऑफ एटम, 2 और 1, यहाँ कितने एटम, 3 एटम, यहाँ कितने हैं, 1 2, तो 3 2, यहाँ 5 एटम बेटा, ठीक है। और यहाँ कितने, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 एटम, तो यहाँ पे यहाँ कितने हैं, देखिए 5 एटम्स यहाँ है, 5 और 3 8 एटम यहाँ है, 5 और 3 8 ही एटम यहाँ है, मतलब ये तो बैलेंस है सर। इसका मतलब इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट का है वो बेस इक्वल्स टू, मतलब क्या है, नंबर ऑफ यहाँ पर एटम जो है इक्वल है, या प्लस कर दूँ इनको, तो इनको प्लस करके जो आ रहा है मेरा, ये तो सब बराबर बैठ रहा है सर, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका मतलब बैलेंस इक्वेशन है। कोई डाउट, एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए नीचे, ठीक है। अगला रिएक्शन चलें, चलिए अगले रिएक्शन की ओर चलते हैं। अगला अगर हम रिएक्शन देखते हैं तो वो दे रखा है बेटा जिंक प्लस सिल्वर, बी पार्ट करेंगे, जिंक प्लस सिल्वर, ठीक है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, इसको रिएक्ट कराएंगे, जिंक नाइट्रेट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा, साथ में बेटा सिल्वर रिलीज हो जाएगा यहां से, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, फिर वही ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। अब कन्वर्ट करिए फटाफट, Zn, जिंक का मतलब Zn प्लस यहाँ डैश बनाएंगे, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, AgNO3 का, AgNO3, ठीक है। क्या बनेगा, AgNO3, गिव राइज टू क्या देगा, ये देगा आपको जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट मतलब ZnSO, मतलब जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस, Zn ब्रैकेट में NO3 का होल ट्वाइस, प्लस सिल्वर के लिए बेटा क्या बनाओगे आप, Ag बनाएंगे, ठीक है। बात क्लियर हुई, वही चीजें आ गई। कितने एटम, 1, कितने एटम, 3 और 1 4 और 1 5 एटम बेटा, ठीक है। कितने एटम, जिंक 1 एटम, प्लस देखिए इसका 2 हो जाएगा ये, और प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा ये, मतलब कितना बनेगा, 6 7 8 और 1 9, मतलब 9 एटम इसमें है, और ये बेटा अकेला एक एटम वाला है। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें है, 9। तो हम इसको चेक करेंगे, जो कि पहली बात तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, ये क्या नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है। तो आइए ज़्यादा बैलेंस करते हैं। देखिए जिंक कितने हैं, 1 जिंक है, तो क्या हमारे पास इधर भी 1 जिंक है, हाँ सर 1 जिंक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा NO3 2 है बेटा यहाँ पे हमारे पास, लेकिन यहाँ तो NO3 2 है, लेकिन यहाँ NO3 2 नहीं है, तो इसके लिए 2 का N2 कर दिया। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, यहाँ कुछ नहीं करना, छेड़खानी, यहाँ 1 ही लिख देंगे। बात समझ आई, क्लियर। अब सिल्वर देखते हैं, सिल्वर कितनी है, 2, 1 वहाँ, यहाँ कितने हैं, 2, तो क्या कर दीजिए, यहाँ 2 का N2 कर दीजिए। आपके सामने पूरी इक्वेशन क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब इसमें आपको कोई छिड़कानी है, कुछ भी नहीं करना। तो हमारे पास में जो निकल कर आया इसका बैलेंसिंग का प्रोसेस, वो आया 1,2,1,2, ये आया। ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, पहले नंबर 1 का यहाँ, 2 का यहाँ, 1 का यहाँ और 2 का यहाँ, ठीक है। हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की ओर, ठीक है बेटा। सी पार्ट कह रहा है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या है,
सी पार्ट में जाएंगे, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, क्या बनेगा? एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है बेटा? कॉपर। ठीक है, ये बात क्लियर? आइए जानते हैं, फिर वही बनाएंगे इसका वर्ड इक्वेशन। एल्युमिनियम क्या होता है बेटा? Al, इसके आगे डैश, प्लस कॉपर क्लोराइड यानी CuCl, आपके मेरे पास बनेगा ये CuCl2, क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड CuCl2। ठीक है, गिव राइज टू आएंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड है तो AlCl3, ठीक है, ये बनेगा, और प्लस क्या बनेगा आपका? कॉपर बनेगा बेटा Cu, तो इसके आगे डैश। ये सब चीज़ें आपको क्रिएट करनी होती हैं बाय योर ओन सेल्फ। ठीक है, अच्छा फिर वही काम, एक एटम, ठीक है, 2 और 1 3 एटम, नंबर ऑफ एटम्स 3 और 1 4 एटम बेटा, और यहाँ कितना है? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम 1 है, तो यहाँ 4 सबसे ज़्यादा एटम है, जिसको सबसे ज़्यादा एटम उसी में सबसे पहले विशेष ध्यान दिया जाए। तो एल्युमिनियम कितना? 1, यहाँ कितना एल्युमिनियम? 1, कोई दिक्कत नहीं सर। क्लोरीन कितने? 3, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2 सर, अभी तो दिक्कत बन गई, 2 क्लोरीन वहाँ पे और 3 क्लोरीन वहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ 2 का × कर दूँ और यहाँ पर मैं किसका कर दूँ? यहाँ पर 3 का कर दूँ, तो बेटा 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम कितने हैं? एल्युमिनियम 2 हैं सर, तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितने करने पड़ेंगे? आपको 2 करने पड़ेंगे। ठीक है, कॉपर कितना हो गया बेटा? कॉपर 3 हो गया, तो यहाँ पर भी हमें कितना करना पड़ेगा? कॉपर 3 करना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है? 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम, ठीक है, 3 कॉपर 3 कॉपर, 3 2 जा 6 को क्लोराइड, 3 2 जा 6 क्लोराइड, बैलेंस। ठीक है, इक्वेशन क्या हो चुकी है? इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ठीक है, अगली रिएक्शन देखें, बेरियम क्लोराइड, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, सी पार्ट, बेरियम क्लोराइड, डी वाला, बेरियम क्लोराइड, क्या कर रहे हैं इसके साथ? पोटेशियम सल्फेट मिला रहे हैं बेटा। पोटेशियम सल्फेट मिला रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बेरियम सल्फेट, और प्लस क्या बना रहे हैं? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक बात, देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो बेटा अब यहां क्या करना है? फिर वही काम, वर्ड इक्वेशन क्रिएट करेंगे। देखिए इस चीज से बोर मत होइएगा, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, इसमें बोरियत वाली बात नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप सपना देख रहे हैं। 95%, 98% वो सिक्योर करेंगे आप। जो आज की आपकी बोरियत लग रही है ना, जो आप आज जो आपको लग रहा है कि ये मुझे बोरियत फील करा रही है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं आपको डिसिप्लिन क्रिएट करा रही है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो जो बोरियत दे रहा है चीज़ें, वो आप कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसिप्लिन क्रिएट करा रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो एक बोरियत भरी चीज़ है। आइए दोबारा से मैं आपकी तरफ ले चलता हूँ। बेरियम क्लोराइड क्या है बेटा? BaCl2, क्या है? BaCl2। उसके बाद यहाँ डैश प्लस, यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 बनेगा, क्या बनेगा बेटा? K2SO4, गिव राइज टू क्या बना? बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट का मतलब क्या होगा? BaSO4। याद है किसी बच्चे को BaSO4 क्या था? वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक PPT है जिसके, जो कि हम जानते हैं कि पानी में नॉट मतलब सॉल्युबल नहीं होता, विच इज नॉट सॉल्युबल इनटू द वाटर। पोटेशियम क्लोराइड, तो KCl। ठीक है, क्या बन गया? KCl। अब देखते हैं, फिर वही काम करेंगे, 1 2 और 1 3 एटम। देखिए 4 और 1 5 और 1 6 7 7 नंबर ऑफ एटम्स, 4 और 1 5 और 1 6 एटम, और यहाँ पर 1 2 एटम। ठीक है बेटा, सबसे नंबर ऑफ एटम किस में ज़्यादा? 7 नंबर ऑफ एटम इसमें ज़्यादा। सबसे पहले इसको देखते हैं, 2 पोटेशियम, यहाँ पर 1 सर, तुरंत क्या करेंगे आप? तुरंत 2 कीजिए। ठीक है, सल्फर SO4 कितने? 1 सर, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट, यानी इसका मतलब ये बैलेंस्ड हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है, अब आपको कोई काम नहीं करना। अगला Ba कितना बेटा? 1, यहाँ कितना? Ba 1, यहाँ SO4 कितना? 1, यहाँ SO4 कितना? 1, तो Ba भी बैलेंस्ड है। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे आप। Ba कितना? 1, Ba कितना? 1, क्लोरीन Cl2 कितना? 2 सर, इसका मतलब यहाँ भी आप कुछ नहीं करेंगे, 1 क्रिएट हो गया। तो आपका जो बनकर आया बेटा, वो आया 1,1,1,2। तो ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को। आपका क्वेश्चन नंबर 7 इज फिनिश नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ना। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बच्चे देखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है उसमें देखिए,
लिखा है बेटा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। मतलब आपको अब इस केस में क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए आप एनसीईआरटी का अपना, और उसमें देखिए क्वेश्चन लिखाया हुआ है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी देनी है आपको और साथ में आइडेंटिफाई भी करना है आपको कि टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है बेटा, ठीक है। तो मैं पहला डायरेक्ट फिर वही काम करूंगा, मैं क्वेश्चन सीधे लिखूंगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्वेश्चन नंबर ए, और बताता हूं आपको। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्या है पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है। और प्लस क्या किया हमने, ये एक्वस फॉर्म में है, प्लस क्या मिला दिया इसमें, बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड मिला दिया। ये भी बेटा एक्वस के केस में है। और गिव राइज टू में क्या बनना है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और ये भी एक्वस है। साथ में क्या बन रहा है बेटा, बेरियम, बेरियम अलग से निकाल रहे हैं, ठीक है, ये बेरियम अलग से निकल रहा है। चलिए अब सबसे पहला काम है, आप इसमें एक चीज देखिए, ये इसकी रिएक्शन तैयार करनी है आपको, ये वर्ड प्रॉब्लम दे देता है आपको। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है तो यानी KBr बनेगा, क्या बनेगा बेटा, KBr बनेगा, क्या बनेगा, डैश लगाएंगे, KBr क्या था, ये एक्वस था, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि BaI2, ठीक है, क्या बनेगा, BaI2, ठीक है, ये भी क्या था, एक्वस था। गिव राइज टू, अब ये देखो आयन एक्सचेंज हुए हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, दिस प्लस गोज टू दिस माइनस, दिस प्लस गोज टू दिस माइनस, ठीक है। यानी ये K जो है वो I के संग चला जाएगा बेटा, ठीक है, क्या बनेगा, K I के संग चला जाएगा, तो आपके सामने बनेगा ये वाला पोटेशियम आयोडाइड यानी KI बना जो कि एक्वस था, और प्लस बेरियम निकल जाएगा आपका, यानी कि जो है बेरियम ब्रोमाइड बनेगा बेटा, यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम ब्रोमाइड, यहाँ लिख लीजिए बेरियम ब्रोमाइड है जो कि सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो बेरियम ब्रोमाइड बनेगा यानी BaBr2, ठीक है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में बनेगा। बात क्लियर हुई, ये देख लीजिए। अब आपसे उसमें ये पूछ रहा है कि एक तो इसको बैलेंस करके दिखाइए, ठीक है बेटा, यानी उसने वैसे बोला है राइट द बैलेंस, हाँ बैलेंस करना है। देखिए फिर वही काम करना है, 2 है ये आपके पास, कितने हैं, 2, ये बेटा 2 और 1 कितना हुआ, 3, यहाँ आ जाइए 2, और ये कितना है, 2 और 1 3, यानी पहले तो ये बैलेंस्ड है, क्या है ये, 3 2 3 2 बैलेंस्ड है, कुछ नहीं करना है, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब आते हैं, हम समझते हैं इसमें ये करा गया। देखो आपको मैंने एक रिएक्शन, एक वीडियो बनाया था मैंने आपके लिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पे एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे वाले को डिस्प्लेस कर देता है, अपनी दूसरे मतलब अपने कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड को बैठा देता है, उस केस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो यही हो रहा है, एक यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस है ये, ठीक है। BA ने क्या किया, BA ने K को हटा दिया, और जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि हट गया, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है, हटा देता हूं उसको मैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के B पार्ट पर। B पार्ट क्या कह रहा है, देखिए B पार्ट की बात करते हैं। जिंक कार्बोनेट हमारे पास है, जिंक कार्बोनेट, गिव राइज टू में क्या मिला, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, प्लस क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, और प्लस सिर्फ ये 2 ही चीजें आपके पास में है ना, जिंक कार्बोनेट को हटाने पर। अब देखिए जिंक कार्बोनेट है तो इसको हम बनाएंगे तो ZnCO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ZnO प्लस क्या मिल रहा है आपको, ZnO, और प्लस के CO2 मिल रही है बेटा, ये गैस फॉर्म है, ठीक है। ये जो है वो आपकी सॉलिड फॉर्म में है, और उधर वाला भी आपका क्या है, सॉलिड फॉर्म में ही है बेटा, ठीक है। अब कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य है कि आपने एक प्रोडक्ट से, मतलब ये A से हमने क्या पाया, हमने पाया B, A से पाया हमने, मान लीजिए AB था, है ना, तो ये आपने क्या पाया, A और B पाया, प्लस करके दोनों अलग अलग। तो हम लोग कह सकते हैं ये केस कौन सा बन गया,
ये केस बन गया बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। कौन सा केस बन गया ये? डीकम्पोजिशन, ठीक है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, हीट देते हैं इसको हम लोग, ठीक है। क्या है ये? हीट वाला केस है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। जिंक कार्बोनेट हम लोग तोड़ देते हैं जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बात क्लियर हो गई है? इसको हम लोग लिख सकते हैं डिकम्पोजिशन है। कौन सा? थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन डाल लीजिए इसको। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड सी में, हाइड्रोजन ये गैस है, ठीक है, और प्लस इसमें क्लोराइड डाला बेटा, क्लोराइड ये भी गैस है। गिव राइज टू में क्या आया आपके सामने? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ये किस में आया? ये आपके पास आया गैस में फॉर्म में, ठीक है, गैसेस फॉर्म में आया। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को आपने क्या किया, मतलब H2 को आपने लिया, यानी ये आपके सामने क्या है? H2 है, ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस Cl2 है, गैसियस फॉर्म में है। गिव राइज टू में क्या मिल रहा है मुझे बेटा? HCl, किस फॉर्म में मिल रहा है? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। बात क्लियर? बैलेंस्ड है क्या? देख लेते हैं। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं था तो 2 का इंटू कर दिया आपने, बैलेंस्ड हो गई अब ये, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ हुआ क्या है, देखो यहाँ एक A नाम की चीज किसी B चीज से जब कंबाइन हुई तो आपके सामने AB नाम का एक कंपाउंड तैयार हो गया। तो हम कह सकते हैं सर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। कैसा हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं लिख दे रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहचान कैसे होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। क्या करते हैं? 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, समझे? क्लियर? चलिए हटा देता हूं बेटा इसको मैं, ठीक है। अगला है डी वाला कर लेते हैं, ठीक है। अगला कौन सा करेंगे हम लोग? डी वाला पार्ट। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं बेटा। क्या करते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किया आपने, तो गिव राइज टू में क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन मिलेगी आपको, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए आ जाते हैं। देखिए Mg बनाना आपको ये वाला, तो मैग्नीशियम मतलब Mg हो गया, Mg प्लस सॉलिड स्टेट में होता है बेटा मैग्नीशियम, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो इसका मतलब आपके सामने HCl है। ये क्या है? ये एक्वस होगा जहाँ तक है। अगर डाइल्यूटेड है तो आप लिखेंगे इसमें एक्वस। डाइल्यूट का मतलब ये एक्वस होता है, पानी में डिजोल्व होता है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगी मतलब आपको मिलेगी MgCl2, ये भी एक्वस होगी बेटा, ठीक है। और क्या मिलेगा आपके पास? प्लस के आपको मिलेगी हाइड्रोजन गैस, जो कि एक गैस की फॉर्मेशन में मिलती है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ रिएक्शन देखने को मिल रही होगी। इसमें बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। Mg 1 है, Mg 1 है, H 1 है, H 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 का करना होगा इंटू। जैसे आपने 2 का इंटू किया, 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 क्लोरीन हो गए और Mg तो आपके सिंपल एक है ही, तो इसमें मतलब ये बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। अब हमें समझना है कि ये कौन सा है कंडीशन, ठीक है। देखिए तो यहाँ एक Mg नाम का एलिमेंट है और इसने इसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। अच्छा सभी बच्चे मुझे जो आप कमेंट मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, सभी बच्चे मुझे रिएक्टिविटी सीरीज जो आपको पता है मुझे कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज जो है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, ऐसे करते हुए पूरी रिएक्टिविटी सीरीज नीचे तक जाती है जहां पर हम प्लेटिनियम को देखते हैं, ठीक है बेटा। और भी नीचे है, ऐसा नहीं है यही रिएक्शन यहाँ रुक जाती है रिएक्टिविटी सीरीज, और भी बड़ी सी रिएक्टिविटी सीरीज है। लेकिन आप याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है मैग्नीशियम उससे ऊपर होता है, इसीलिए हाइड्रोजन, इसलिए मैग्नीशियम क्या कर सकता है? मैग्नीशियम इज एबल टू डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम दिस रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम इज टॉप मोस्ट लेवल ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर लेवल पे बैठा है, इसने इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो हम यहां पर सिंपल बात आ गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर हम बात करें कि और कैटेगराइजेशन करें इसका, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट और है। कैसा है बेटा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बात समझ में आई? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम इसको बोल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 अब हम समझ लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को आप करेंगे। 8 क्वेश्चन तक बड़ा बेसिकली ज़्यादातर यहाँ पर जो क्वेश्चंस थे आपके लिए वो क्या थे, वो कहीं ना कहीं बैलेंसिंग का बेस थे। और बैलेंसिंग आपको अगर अपने आप अपनी मजबूत करनी है तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, उस बैलेंसिंग के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है, जो मैं आपको करा चुका हूँ क्लास। अब जो क्वेश्चन हमारा 9th है वो क्या कह रहा है आपसे, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए अब एंडो और एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछना चाह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, साथ में पूछा है इसके एग्जाम्पल भी दीजिएगा, गिव एग्जाम्पल्स। ठीक है, बात क्लियर हुई। अब देखिए सबसे पहले हम कैटेगराइजेशन कर लेते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होते क्या हैं। देखिए आपको अगर मैं बता दूं तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बहुत सी इजीली वे में क्लियर कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हैं जिन रिएक्शंस में आपने कहीं बाहरी एनर्जी का प्रयोग किया। ठीक है, आपने कहीं बाहरी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सकती है, सनलाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, किसी भी चीज का यूज करके आपने अपने रिएक्शन को कराया, तो वो एंडो है। एक्सो का केस क्या कहता है, एक्सो का केस आपसे बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब हम यह समझते हैं कि ऐसा क्यों और कौन सा रिएक्शन इसमें बन सकता है। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग कह सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन दे देता हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, पॉइंट नंबर 1 पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन in which energy is released in the form of heat, light and आप लिख सकते हैं हीट, लाइट एंड अदर एनर्जी फॉर्म्स। ठीक है, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गया उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हीट और लाइट है या एनी अदर काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ रिएक्शंस होते हैं उसमें हम लोग उसको रिलीज कराते हैं। ठीक है, एंडो की बात कर लेते हैं। एंडो के केस में अब हम एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ लेते हैं एक बार को। ठीक है, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, देखिए एंडोथर्मिक में भी आपको बता दिया था, एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं कहीं ना कहीं हम उसमें एक चीज समझ सकते हैं कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर हीट एब्जॉर्ब करी जा सकती है। ठीक है, या किसी तरीके से कोई भी एनर्जी की फॉर्मेशन में हम कह सकते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, उस रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको अगर मैं बता दूं तो ऐसे पहले सबसे पहले आपको ये जो इसका एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का वो समझा देते हैं, क्या रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। इसका एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन का प्रोसेस जानते ही हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग बॉडी के, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखते हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब है एक्सेल एंड इनहेल ऑफ द बॉडी, बट रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपने क्या किया, ग्लूकोज आपने कंज्यूम किया, देन आफ्टर ग्लूकोज आपने क्या किया, ब्रेक डाउन किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और C6H12O6 प्लस O2 किया आपने, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATPs आए। ठीक है, जिसमें हम लोग जानते हैं आपकी बॉडी से लगभग अगर हम देखें तो 38 ATP रिलीज होते हैं, और उसमें से 38 ATP में से 2 ATPs घट जाते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान उसमें यूज हो जाते हैं। तो आपके पास बचते कितने हैं, 30। आपके पास 30 लगभग आप देखें तो आपके पास 38 में 36 आपको ATPs बच जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए यूजेबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई है। रिएक्शन में आपके सामने अभी लिख देता हूं क्या होता है। ठीक है, उससे उस चीज़ के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब तक आप एक बार देख लीजिए बोर्ड पर, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। चलिए,
किसी भी तरीके का डाउट किसी बच्चे को हो रहा है या कोई क्वेश्चन उसे समझ में नहीं आ रहा, भले ही वो एक्स्ट्रा बुक से हो या किसी अलग जगह से या किसी आप तरीके आपने पढ़ रहे हैं तो उस दौरान आपको आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिससे मैं आपको उस चीज़ की क्लियरेंस कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक हो गया, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूँ एक बार। एग्जाम्पल आप समझिए क्या होता है इसका। इसका एग्जाम्पल है बेटा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। क्या है रेस्पिरेशन का रिएक्शन? तो रिएक्शन मैं आपके लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ रेस्पिरेशन का, ठीक है। C6H12O6, ठीक है। इसको हम मिलाते हैं किसमें? O2 में। तो हमारे सामने तैयार होकर के आता है CO2 प्लस वाटर प्लस ATP, ठीक है। ATP क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये आप कह सकते हैं बनते हैं, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है बेटा वो 38 होती है, 38 ATPs होते हैं। इसमें से अगर मैं 2 हटा दूं तो ये आपके पास 36, ये यूजेबल है, मतलब आपकी बॉडी इसको अपनी डेली लाइफ प्रोसेस के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट अगर बनता है तो आप बताइएगा। ये पूरी रिएक्शन है, इसको हम लोग कह सकते हैं ये एक तरीके से कैसी रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और हम यहाँ पर ये भी दिखा सकते हैं प्लस लगा करके कि यहाँ पर एरो दिखा सकते हैं आपको। एरो, अब एरो का मतलब है कि हीट रिलीज हो रही है यहाँ पे आपकी, ठीक है। ये भी आप दिखा सकते हैं। चलिए, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। देखो यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शंस in which forms of energy are involved in reaction process, ठीक है। mainly in the form of हीट, ठीक है। यहाँ बोल रहे हैं आपसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनमें क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी के तौर पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में स्पेशली यहाँ पे हीट इज इन्वॉल्व, जहाँ पर दिखाया हुआ है कि रिएक्शन के दौरान सिर्फ आप कह सकते हैं हीट या एनी अदर काइंड ऑफ रिएक्शंस कोई भी आप लेते हैं, उसमें प्रोसेस क्या होता है आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ले लेते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सनलाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इसका मतलब वो एक प्रकार से एंडोथर्मिक का ही एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसमें अंदर और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जांपल में नाइट्रोजन प्लस, जैसे एग्जांपल अगर हम दे देते हैं इसका एंडोथर्मिक का, तो N2 प्लस O2 कर लीजिए आप। क्या बनता है? N2 प्लस O2 करने के बाद में आपके सामने जो बनकर आएगी वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं इसमें हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाती है आपके पास में। फिर इसमें क्या होता है? गैसियस फॉर्म में है, साथ में इसमें हीट भी है आपके पास, ठीक है। हीट इन्वॉल्व रही है, मतलब ये समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें हीट आपके जो कि इस प्रोसेस को करने के लिए यहाँ पर, यानी यहाँ हम इसको डेल्टा फॉर्म में भी दिखा सकते थे, ट्रायंगल बना करके भी दे सकते थे कि हाँ इस प्रोसेस में हीट हुई है, मतलब N2 प्लस O2 मिलने के लिए हीट की जरूरत पड़ी थी, ठीक है। बात क्लियर? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये होते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि रेस्पिरेशन के ऊपर बेस्ड है। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को भी हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आपको आगे क्वेश्चंस में करा देता हूँ, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोल रहा है कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्या बोला गया कि क्यों जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी मैं क्लास जो अभी आपको 9th वाला क्वेश्चन कराया था मैंने, उसमें आपको रेस्पिरेशन की रिएक्शन दी थी और हम उसमें आपको क्लियर कर चुके थे कि किस तरीके से जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक प्रकार से एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। और अगर आप इसको जानना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं इस समय पर, आप अपने जो माउथ वाला एरिया है या आपका जो नोज वाला एरिया है वहाँ पे आप अपना हाथ रखिए और एक आप एक्सेल करके देखिए, तो आप देखेंगे कि हीट महसूस होगी आपको, ठीक है। हीट मतलब आप देखेंगे कि वहाँ से जो आपके शरीर से जो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो आपको वहाँ हीट महसूस हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी से जो प्रोसेस होकर के बाहर आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, उसके अंदर में हीट रिलीज हो रही है बॉडी से। इसका मतलब वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं आप कि रेस्पिरेशन, इसका आंसर आप बना लें, क्या बन सकता है? रेस्पिरेशन इज द, अगर मैं इसको रेस्पिरेशन ना कह करके सेलुलर रेस्पिरेशन कहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ATP की फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। और जिनकी मैंने संख्या बता दी थी आपको, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, ये एक एनर्जी करेंसी है आपके सेल के अंदर, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर बनती है और वहाँ पे से आपकी बॉडी के अंदर स्टोरेज होता है इसका, ठीक है। और स्टोरेज के तौर पे आपकी बॉडी इसको यूज़ करती है। 38 अमाउंट में ये होते हैं, 36 आपकी बॉडी इसको यूजेबल फॉर्म में लेती है। ये रिएक्शन वही है, इसकी रिएक्शन को ही आप ये जो है मैं इसको ऐसे इस तरीके से चिन्हित कर दे रहा हूँ, यही रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ मैं और लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ऊपर तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार इसको। ये होता है C6H12O6, इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, गिव राइज टू CO2 प्लस H2O और प्लस बेटा ATPs होते हैं, ठीक है। ATPs की बात करते हैं तो वही एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी की एक तरीके से फॉर्मेशन के तौर पे है, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है, आप किसी भी रिएक्शन में समझ में नहीं आ रहा या कोई डाउट है या किसी तरीके से कहीं किसी पॉइंट पर मैंने जो भी कुछ लिखा, ठीक है, आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है या किसी तरीके से आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़नी चाहिए थी, आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ आपको लगता है कि समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ मैं आपके, मतलब अभी तक की 2 वीडियोस बन चुकी हैं। एक वीडियो से पहले 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करा चुका हूँ। 6 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। अगली एक वीडियो और तैयार करने के लिए आपको मतलब शायद कल मिल जाएगी वो वीडियो, जिसमें आपको मैं 10 के बाद में 11 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन उसमें आपको करा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जैसा प्यार आप हमें दे रहे हैं उस तरीके से आगे अपने प्यार को बनाए रखिए। बाकी वीडियोस कंटिन्यू लगेंगी, आप सभी सब्जेक्ट की वीडियोस भी देख पा रहे होंगे हर जगह। और जिस तरीके से हमारा जो टीम वर्क चल रहा है, जिस तरीके से हमारी वीडियोस लगातार पहुंच रही हैं आपके लिए, और आपका प्यार हमें लगातार ऐसे ही मिलता रहे, उसके लिए धन्यवाद। आगे की वीडियो ऐसे ही देखते रहिए।